जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सब ठीक ठाक है घर में? चलें। कभी नाम सुना हो बायोलॉजिकल एसेट्स का नाम तो सुना ही हुआ है ना। अब ये बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से होंगे? बायोलॉजिकल एसेट जी नेम से नहीं पता चल रहा। चलें जी, ये हमारे क्या है? बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां, कुकड़ियों के अंडे, ठीक, ये हरी भरी फसलें, और ये क्या लें, खेत खलियान, और साथ ये लिविंग प्लांट्स। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल एसेट्स। और हम पढ़ने जा रहे हैं IS 41। IS 41 किस चीज़ से रिलेट करता है जी? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में क्या कुछ आ जाएगा? यही बायोलॉजिकल एसेट आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल एसेट आ जाएगा। थोड़ा सा तो हमने समझ लिया कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, मज़ीद समझते हैं। क्या चीज़ डेफिनेशन में आ रही है जी? बायोलॉजिकल एसेट इज़ अ लिविंग एनिमल और प्लांट। कौन से? लिविंग एनिमल और प्लांट्स। एग्जाम्पल में क्या कुछ आ जाएगा? शीप, काओ, प्लांट, ट्रीज एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। हमने ये देख लिया तस्वीरी खाके के अंदर कि बायोलॉजिकल एसेट हमारे लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स, जो भी ज़िंदा हैं, प्लांट ऐसे जो अभी ज़िंदा हैं, ये अभी कटे नहीं हैं। उससे पहले वाले IS 41 में फॉल करेंगे। क्रॉप जो कट जाती है वो IS 41 से निकल जाएगी। ठीक है, तो लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट आर द बायोलॉजिकल एसेट्स। ये भी लिविंग प्लांट, लेकिन ये दरख्त है। दरख्त की लाइफ और फसल की लाइफ का फर्क। क्रॉप लगती है 2, 3, 4 महीने, यही टाइम होता है ना उसका। और ये दरख्त का, जिसको भी ये अच्छे खासे सेब लगे हुए हैं, बहुत साल चलते हैं ना, लंबा अरसा। ठीक हो गया। तो ये जो लंबा अरसा चलने वाले दरख्त है ना, इनको बियरर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरर प्लांट बोलते हैं। चलें, अंग्रेज़ी भी साथ साथ पढ़नी है कि ये बेचारा बियरर प्लांट किधर है, कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट हमारा ये जो स्टैंडर्ड है ये कवर करेगा बायोलॉजिकल एसेट्स को, लेकिन ये किसको कवर नहीं करता? अभी समझ लग गई ना बियर प्लांट क्या होता है? डेफिनेशन बाद में देखते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। एक्सेप्ट फॉर द बियर प्लांट, लंबे अरसे का कहाँ पे फिर डील होना चाहिए? जिसने बाग लगाए हुए हैं, जिसके पास अच्छे खासे क्या है, बाग हैं, उसके अंदर दरख्त हैं ढेर सारे, तो जो दरख्त हैं उनकी लाइफ है अच्छी खासी। किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 30 साल,
तो ये कहाँ पर डील होने चाहिए? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वही IS 16 ना जान नहीं छड़नी है। तो IS 16 में डील हो जाएगा। बेचारा बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन बियरर प्लांट यहाँ पर शामिल नहीं होगा। किधर जाएगा? IS 16। डन हो गया जी। तो बियरर प्लांट चला जाएगा आपका IAS 16। अच्छा जी, अगली कहानी जो है वो बात आती है कि ये वाला स्टैंडर्ड जो कवर करेगा बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट में हमने समझ लिया लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स, लेकिन उसमें एक लिविंग प्लांट मौजूद है लेकिन वो शामिल नहीं होना, बियरर प्लांट शामिल नहीं होना। अब इसके ऊपर लगे हुए सेब हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? वो हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा हैं। दरख्त शामिल नहीं है, जो उसके ऊपर सेब लगे हुए हैं वो हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा है, जब तक कि उनको प्लक नहीं किया जाता, उतारा नहीं जाता। जो ही इनको प्लग कर लिया, हमारे स्टैंडर्ड से ये निकल कर कहाँ पे चला जाएगा? ज़रा सोच के आपने बताना है किधर चला जाना चाहिए। मैंने ये बता दिया कि यहाँ से निकल जाएगा इन्वेंट्री में, IS 2 में, क्योंकि अब उसको क्या करना है आपने? सेल आउट करना। वेल डन। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, फसल कट गई तो जब फसल हाथ में है वो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दरख्त से सेब उतार लिए गए, अब ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट खुद सोच के बताएं, हल्की सी बातें मैंने उर्दू में कर दी हैं। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या होगा? फसल का काटना, फसल का काटना पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट होगा। ठीक है। और दरख्त से सेब का उतार लेना क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एक बेचारी शीप होती है, उसके ऊपर ऊन होती है, उसको क्या करते हैं? उतार लेते हैं, उसको शीयर करना बोलते हैं। ठीक। जो ही ऊन उतर आई, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के ऊपर ऊन उतरेगी। और जो ही ये उतर आई, ये किस में चली जाएगी? इन्वेंट्री में। ठीक। एक और चीज़ भी हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा है जो आप पहले से पढ़ते चले आए हैं। उफ, इधर भी आ गई है। पहले ही जान नहीं छोड़ रही थी, अब इधर फिर से आ गई है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एग्रीकल्चर। आगे क्या चीज़ लिखी है? इन कुछ सिचुएशंस में। बाकी सारी सिचुएशन कहाँ पे होंगी डील? वही पुरानी IS 20। एक बात याद रखें, जो स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ आए हैं वो FAR 2 का भी क्या है? हिस्सा है। ख़ास तौर पे IS 20, 23, 36, 40, ये वाले स्टैंडर्ड FAR 2 का हिस्सा है। ये FAR 2 में उस लेवल पर नहीं टेस्ट होते जिस लेवल पर R1 में टेस्ट होते हैं, लेकिन एक दरमियाने लेवल पर उसकी टेस्टिंग यहाँ पर होती है। चलें जी, गवर्नमेंट ग्रांट का तो हमें पता है और ये चीज़ हमने देख ली है। लें जी, एक बात यहाँ पर पहले मैंने की थी, ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा। किस किस चीज़ पर? इस चीज़ पर अप्लाई नहीं हो रहा। ये भी पहले बात की ना हमने कि स्टैंडर्ड बियरर प्लांट के ऊपर नहीं लगता। बियरर प्लांट रिलेट करता है हमारी इसी एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, लेकिन इस हमारे स्टैंडर्ड में नहीं आता। लेकिन क्या चीज़ आती है जो हमने थोड़ी देर पहले समझी? IS 41 डज अप्लाई टू दी प्रोड्यूस ऑन दोज बियरर। ये प्रोड्यूस क्या चीज़ है? जो अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, एप्पल्स। बात क्लियर हो गई? छोटी छोटी सी बातें हैं, मुश्किल सी नहीं है। सो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं हमारे लिविंग एनिमल, लिविंग
plants. This is also living plant, but it is also a bearer plant. So bearer plant would not be included in the IS 41. लेकिन इसके ऊपर लगने वाला ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये शामिल होगी। कब तक? जब तक डिटैच नहीं हो जाता। गुड हो गया। अब ये आ गई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उसकी तस्वीरी खाक की थोड़ी सी जो 3 मिसालें दी, इसकी गंदम जब काटी गई, चावल जब उतारे गए, बात समझ आ गई, दालें जब उतारी गई, तो ये क्या आ गई? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इस शीप से ऊन उतार ली गई, ये क्या आ गई? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और ये प्लग कर लिए गए एप्पल, तो ये क्या आ गई? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और ये क्या चीज़ है? और ये जी देख के बस बोल दिया है सामने लेके आया था पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। शीयरिंग हो रही है और ये क्या है? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है जी। तो आपको अच्छी खासी बातें थोड़ी थोड़ी सी समझ लग गई हैं हमारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ये वाला स्टैंडर्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर अप्लाई नहीं होता। जब तक ये दरख्तों पर मौजूद था, फसल खड़ी हुई थी, ये हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा थी। जूं ही हमने इसको शेयर कर लिया, उतार ली, या हमने फसल काट ली, तो तब ये कौन से स्टैंडर्ड में भाग जाता है? IS 2 में। तो फिर 41 से निकल जाता है। पहली अकाउंटिंग उसकी वैल्यू IS 41 के तहत होगी, लेकिन निकल कर ये चला जाएगा कहाँ पे? IS 2 के तहत ये इन्वेंट्री बन जाएगा। क्लियर? तो ये IS 41 IS 2 वाली चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक। अब थोड़ी सी बातें हमने सोचनी है कि अब हम बहुत बड़े एक एग्रीकल्चर के जो फार्म है वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ओबियसली सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी होंगे, रखे होंगे ना उन्होंने, फार्म के ऊपर सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी होंगे, अकाउंटिंग वगैरह भी हो रही होगी, कुछ और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। ठीक। गाय भैंस से वहाँ पे मौजूद हैं और अब उनसे दूध हासिल किया जा रहा है। ये दूध हासिल करना क्या होगा? मिल्क क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। ठीक। अब गाय भैंसे हैं वो ढेर सारी, वहाँ पे सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे जाना चाहिए? काम इसका सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वो IS 16 इंटेंजिबल को डील नहीं करता। अब तो हमने नया स्टैंडर्ड पढ़ना है इंटेंजिबल्स के लिए, IS 38। डन। ये बड़ा मज़ेदार स्टैंडर्ड है और सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाने वाला स्टैंडर्ड है। आज शुरू, कल इंशाल्लाह, ज़्यादा 1 दिन और ले लेगा, 3 दिन के स्टार्ट में हम ज़रा स्लो होते हैं। जब हम क्या नाम है गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ज़रा स्लो स्लो चलती है ना? नहीं, और आपके जैसा और हैवी बाइक वाला थोड़ी है सारे कि जरा डायरेक्ट ही 5वें गियर के अंदर। और बेटा पहले पहला गियर ही लगता है। अच्छा, पेपर जब करते हो तो दिमाग स्टार्ट में बड़ा स्पीडीली दौड़ना शुरू हो जाता है या थोड़ा स्लो स्लो चलता है? अच्छा, एंड तक ही नहीं चलता नहीं, ये तो तब न होता है जब आपको आता ही कुछ ना हो। जब आपने सही तरीके से पढ़ा हो ना, तो तब दिमाग चलना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू में ज़रा स्लो चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीडी हो जाता है। तो वही हालत होती है पढ़ने में भी। स्टार्ट में क्या होता है? थोड़ा सा स्लो, फिर जब हम यूज टू हो जाते हैं, फिर चीज़ स्पीड में चलना शुरू हो जाती है। तो 2 दिन की बजाय मैक्सिमम क्या दिन लग जाएंगे इसको? 3 दिन। इससे ज़्यादा इंशाल्लाह स्टैंडर्ड, बेचारे स्टैंडर्ड को
नहीं लगेंगे। ये बहुत यतीम सा स्टैंडर्ड है। तो इनटेंजिबल पर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होना, भले इससे किससे रिलेट कर रहा है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। लें जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल, ये जो शीप है ये क्या चीज़ होगी, बायोलॉजिकल एसेट। इससे क्या चीज़ हासिल होती है, वूल हासिल होती है। इसको क्या बोल देंगे हम, एग्रीकल्चरल। और इस वूल को हासिल करने के बाद क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। आप वूल से स्वेटर बना लेंगे, आप वूल से कोई कपड़ा बना लेंगे, इस किस्म का काम, कारपेट्स बना लेंगे, डन। तो ये अब सारी चीज़ें हमने देखनी है कि हमारा बायोलॉजिकल एसेट कौन कौन सा है, फिर उससे हासिल होने वाला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सा है, और फिर प्रोडक्ट जो उसके बाद होती है ये कौन सी है। अब थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दीजिएगा, ये जो चीज़ है ये कौन सी जगह पर फॉल कर रही होगी, मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री के अंदर, ऐसे ही है। और ये वाली मेजरली ये IS2 के तहत आ रही होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल हुआ तो ये कि कहाँ पर ज़्यादा डील होना है, IS2 के तहत ज़्यादा डील। बायोलॉजिकल एसेट क्या सारे के सारे होंगे IS41 के तहत, या कुछ और भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा गियर प्लांट में शामिल नहीं होगा। चलें, ये बताएं ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये क्या चीज़ है वैसे। ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द टिम्बर जी। वो आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है ना जी, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो दरख्त हैं ये इनका मकसद क्या है, सिर्फ इनके ऊपर से फल हासिल करना या जस्ट लकड़ी हासिल करना। तो ये जो जस्ट लकड़ी के लिए दरख्त हैं इनकी लाइफ वो वाली तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कहाँ पर फॉल हो जाना चाहिए, ये IS41 के तहत ही चलना चाहिए। डेयरी कैटल ये कौन सी है, ये वही वो जो फार्म हाउस वाली है, मवेशी। कॉटन प्लांट्स, इनसे हासिल होने वाली हार्वेस्टेड कॉटन, और उससे आपकी क्लॉथिंग वगैरह हासिल होती है, कॉटन के कपड़े, ठीक। शुगर केन ये क्या चीज़ है, गन्ना। और इससे क्या हासिल होता है, जब गन्ना कट जाता है तो हार्वेस्टेड केन, और उससे शुगर आप बना लेते हैं। टोबैको, सिगरेट नौशी सेहत के लिए मुज़र है। इससे आप टोबैको प्लांट्स, ये तो प्लांट्स ही होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन इनकी लाइफ भी क्या होती है, अच्छी खासी। हर साल ये टोबैको प्लांट्स लीव्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये चलते जाते हैं। तो टोबैको प्लांट्स किसी हद तक कहाँ पे जाने चाहिए, ठीक है लिविंग, लेकिन आपको एक माइंडसेट बता दिया जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है वो कहाँ पे चली जाएगी, IS16 में चली। टी बुशेस, इनकी लाइफ भी बहुत लंबी अरसे की होती है, ये भी IS16 की होती है। ऐसे भी लीव्स हासिल होते हैं, उससे हमें चाय पिला पिला के हमारी सेहतें क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और दैट्स ऑल। फ्रूट ट्रीज, स्पेलिंग मिस्टेक, इससे फ्रूट हासिल होता है और फिर प्रोसेस फूड आगे। तो ये फ्रूट कहाँ पे डील होंगे, फ्रूट ट्रीज IS16 में डील होंगे। ये वही वाले आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये बियरर प्लांट्स हैं। ऑयल पाम,
जी 16 में चला जाना चाहिए, इससे फ्रूट हासिल होएगा और उससे ऑयल निकल आएगा। इसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, अच्छी बात नहीं है ना, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे मकसद की चीज़ नहीं है जी वहाँ तक तो टिकी लगे हुए हैं ना बेटा, ये वाइन के ऊपर क्रॉस लगाया है कि अच्छी चीज़ नहीं। रबर ट्रीज, इससे क्या हासिल होगा? रबड़ ही होगा ठीक है जी। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास, सबके पास ICAP की बुक तो है, तो कोई गलत होगा या सही होगा? नहीं, ये आप तो ICAP के स्टूडेंट तो हो ही नहीं, आप तो लॉगिन लगा ही नहीं सकते, आप तो डाउनलोड कर ही नहीं सकते। शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। कोई 2-4 दिन बगैर बुक के पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता, कि हार्ड फॉर्म में अवेलेबल ना हो, है ना। तो मतलब यही था कहने का कि जनाब कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि आपने नहीं काम करना। ये जो छोटे छोटे से स्टैंडर्ड्स हैं, इनको एक दफ़ा करके साइड पे करते हैं, मेन स्टैंडर्ड्स के ऊपर सही फोकस रखते हैं, ठीक है। तो फिर इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप आराम से कभी कभी ऐसे ही 1 घंटा लगा लेंगे तो ये वाला स्टैंडर्ड दोबारा से रिवाइज करके साइड पे हो जाया करेगा। तो क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप 2 एग्जाम्पल्स स्टडी टेक्स्ट की पढ़ लेंगे? शायद, अभी सही शायद जी, ठीक है जी। ये तीसरा चौथा चैप्टर है ICAP की बुक का। किधर गई जी? डेयरी कैटल या ये 41 के तहत आएगी। बेचारी जो कैटल्स हैं वो तो गाय भैंसे भेड़ बकरियां हैं, ये गाय भैंसे भेड़ बकरियां, इनसे दूध हासिल होता है और ये IS 41 के तहत डील होती है, ठीक है। लिविंग एनिमल्स। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या सारे लिविंग एनिमल्स हमारे IS 41 के तहत आएंगे? बोले नहीं, कोई मिसाल जो नहीं आएंगे? बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या उससे मीट हासिल कर रहे हैं? मीट एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब असल में कहानी है, ये स्टैंडर्ड बेस करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर। अगर ऐसे लिविंग एनिमल हैं या लिविंग प्लांट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, तो फिर वो हमारे IS 16 का हिस्सा बन जाएंगे। अगर जानवर ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, तो फिर वो IS 41 से निकल जाए। तो फिर मकसद क्या हुआ? क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है। असल में तो ये कहानी है ना। अब आपको 4-5 चीज़ें पता चल गई हैं। हार्वेस्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, कॉस्ट टू सेल की बातें बाद में करते हैं, वैसे आपको इसका चीज़ का भी पता है, ठीक है जी। चलें, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें से ढूंढ कर बताएं जो क्रिटिकल है। डेफिनेशन आपके सामने है।
मैं सिर्फ एक वर्ड पूछ रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जी। वेल डन। अभी इधर आवाज नहीं गई है। हाँ जी, सुन लिया था। नहीं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें मैनेजमेंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने पूरा पढ़ लिया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल। उफ, अब मसला है कि जी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये मसला है ना। और दूसरा मसला क्या है, हार्वेस्ट का तो थोड़ा बहुत हमें पता चल गया। मकसद क्या है, बाद में सेल आउट करना, बाद में इससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल करना, या फिर बाद में कोई और बायोलॉजिकल एसेट में इसकी कन्वर्जन। मकसद इसका ये 2-3 मकसद है। थोड़ी सी बात हल्की सी मैनेजमेंट के ऊपर समझा देता हूँ। क्या समुद्र के अंदर से मछलियाँ मिलती हैं जी? क्या उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट की है? कोई किस्म की हमने मैनेजमेंट की हो कि ये मछलियों का के लिए इतना दर्जा हरारत समुद्र में होना चाहिए, इसके लिए ये खाना वहाँ पर पहुँचाना चाहिए, कोई किसी किस्म की मैनेजमेंट की हो हमने, लेकिन मछलियाँ हासिल हो गई। ठीक। ऑन अदर हैंड मछलियों का हम फार्मिंग भी करते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर हम उसका दर्जा हरारत भी मेंटेन रखते हैं कि इतने इस दर्जा हरारत में होना है। उनके लिए उनकी खुराक का भी ख्याल रखते हैं कि ये खुराक इनको देनी है ताकि ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएं, बड़ी हो जाएं और जल्दी जल्दी हम इन्हें बेच दें। तो फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर हासिल क्या हो रहा है? फिश हासिल हो रही है। दोनों चीज़ों में हासिल क्या हो रही है? फिश ही हासिल हो रही है। और दोनों चीज़ों को हमने बेचना भी है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जबकि ओशन वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो फिर ओशन वाली फिश जो है ये जो ही हासिल होगी ये किधर भाग जाएगी? IS 2 में जाएगी। इसका IS 41 के साथ कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं। क्लियर होगी कहानी? मैनेजमेंट की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले अगली कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अंडा, अंडे से चूज़ा, चूज़े से थोड़ा सा बड़ा चूज़ा, फिर मुर्गी, फिर उसको या तो हलाल कर देंगे आप या फिर उसे अंडा फिर से हासिल कर देंगे। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इस हिस्से को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकता हूँ ये ग्रो हो रहे हैं जी। तो अब नंबर 1 एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में मैनेजमेंट, नंबर 2 बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये दो चीज़ें होंगी तो क्या हो जाएगा? IS 41 आ जाएगा, नहीं तो नहीं। न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को बोलते हैं स्टैंडर्ड के अल्फाज में प्रोक्रिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोक्रिएशन। और डेथ हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डीजनरेशन। ठीक। और ये क्या हो रहा है? ये भी वाली बात जो अभी मैंने कर दी है, ये क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है। और ये वही पुरानी बातें आ गई जो हमने पहले थोड़ी बहुत देख ली थी। ये रबड़ का ट्री था और ये इससे क्या हासिल हो रहा है? लेटेक्स, रबड़ हासिल हो रहा है और ये मिल्क हासिल हो रहा है। अब हम जाके आराम से समझ सकेंगे कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ आता है।
नंबर 1, प्रोसेस ऑफ, ये क्या चीज है? अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मसला कोई है? कोई समझने में कोई मसला हो? इंग्लिश पढ़ लेंगे ना? इस बेचारे का मतलब डीजनरेशन, डेथ हो जाती है ना। आपकी फार्मिंग हो रही है, उसके अंदर क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। डेथ होने से क्या होता है? आपका लिविंग एनिमल था ना, वो क्या हो गया? डाउन हो गया, कम हो गए। तो कोई ना कोई काउंटिंग डिस्पोजल भी तो करते हो ना, या आउट भी तो करना होगा ना, कि नहीं करना होगा? आपके पास एसेट है, आपके पास मवेशी हैं, वो दरमियान में कोई मर गया तो उसे किताबों से निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? ठीक, तो ये क्या है? डी जनरेशन, डिक्रीज इन द क्वांटिटी और डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और प्लांट। डेथ हो जाए, उसकी एज बहुत बड़ी हो जाए, जो एज बहुत बड़ी हो जाए उसको भी क्या बोल देंगे? डी जनरेशन ही बोल देंगे। कट डाउन, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल किया आपने, क्या हो रही है? वो प्रोडक्शन हो रही है। फसल हो गई, लैटेक्स आ गया, टी लीफ है, वूल है, मिल्क है, ये हासिल हो रही है। प्रोक्रिएशन, पढ़ा दिखा दिया था ना? न्यूबॉर्न, एडिशनल लिविंग एनिमल और प्लांट, birth of a new animal that causes quantitative or qualitative change in the biological asset। चलें जी, अब कहानी वापस चलती है। IS 41 किस किस के ऊपर अप्लाई होता है? बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या है? लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट, लेकिन अप्लाई किस पर नहीं होगा? लेकिन उसके ऊपर लगने वाले, उसके ऊपर अप्लाई होगा। दरख्तों के ऊपर अगर लगे हों, ईयर एंड आ जाए, क्या आ जाए? ईयर एंड के ऊपर एक अकाउंटिंग IS 41 में थोड़ी बहुत पढ़ी, IS 40 में एक पढ़ी थी, वो किस पे होती थी? IS 40 में अकाउंटिंग किस तरह से किया करते थे? ऑन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे किया करते थे ना। ये स्टैंडर्ड सबसे हटके है। खरीदते थे तो कितने, किस पे खरीदते थे? कॉस्ट पर लिखा करते थे ना। सारे स्टैंडर्ड चलते हैं कॉस्ट के ऊपर। ये एक वक्रा स्टैंडर्ड है। क्या है? वक्रा स्टैंडर्ड है। ये चलता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। चाहे आप खरीद रहे हो, खरीदते हुए पे नॉर्मली किस पे लिखते होते हैं? कॉस्ट। यहां पे नहीं लिखना कॉस्ट, यहां पे किस पे लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। और ईयर एंड के ऊपर भी किस पर लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वक्रा स्टैंडर्ड है लेकिन आसान है ये एक अकाउंटिंग। किसके ऊपर रिकॉर्डिंग होनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। चाहे वो आप मिल्क हासिल कर रहे हो, चाहे वो आप क्या हासिल कर रहे हो? एप्पल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई ना। IS 2 में जाएगा जरूर, लेकिन उसकी कॉस्ट IS 2 में किस पे लिखना होता है? उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन होगी? वो तो ईयर एंड के ऊपर होती है ना। कॉस्ट मैंने ये, अब असल कहानी, मैंने ये प्लग कर ली है। प्लग करने से पहले ये किस पे है? जो ही ये प्लग किए, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के ऊपर मुझे इन्वेंट्री लिखनी है, इन्वेंट्री एप्पल। ये किस वैल्यू के ऊपर लिखूंगा? ये लिखूंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इस वक्त तक ये IS 41 में था। ये लिखने के बाद उधर भाग गया। अब जरा सोचें, 10 दरख्तों के ऊपर एप्पल लगे हुए हैं, ये उतारे, ये तो आते साथ गेन होगा या नहीं? नहीं होगा।
ये दरख्तों के ऊपर क्या लगे हुए हैं? एप्पल लगे हुए हैं। जो ही मैंने उतारे, ये मेरी क्या बन गई? इन्वेंट्री तो बन गई। चले इन्वेंट्री मैंने डेबिट कर दी। व्हाट शुड बी क्रेडिटेड? डेबिट एंड क्रेडिट पूरा करना है ना। खब्बा डेबिट सज्जा क्रेडिट इज ऑलवेज बराबर। बायोलॉजिकल एसेट तो है ही नहीं बेटा, ये तो दरख्तों पे बेचारा लगा हुआ है, तो है लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स हैं, बायोलॉजिकल एसेट है। लेकिन जो ही प्लग कर लिए अब ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं रहा, खत्म हो गया। इन्वेंट्री डेबिट और ये क्रेडिट, ये क्या चीज? चलें गेन क्रेडिट होगा ना, इसकी अकाउंटिंग पूरी करते हैं जी बेटा। अगर ईयर एंड आ जाएगा तो लिख लेंगे, आप इसकी वैल्यूएशन करवाएंगे, जो वैल्यू होगी उसके ऊपर लिख देंगे इतने के ट्री हमारे पास इतने की फसल खड़ी हुई है। बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट डैश फसल, फिर तो किताबों में आ गई ना। अगर वो पहले से हैं तो फिर आप रुको ज़रा, सब्र करो। अच्छा जी, अब परेशानी शुरू हो गई है कि ये दरख्तों के ऊपर सेब लगे हुए हैं और ईयर एंड आ गया, ये परेशानी है ना। अच्छा, एक बेचारी चीज़ का नाम है टाइमलाइन। क्या है? टाइमलाइन। हम कहते हैं कि यहाँ पर जब हम ईयर एंड के ऊपर आए और ईयर एंड पर खड़े हुए तो एप्पल थे ऑन ट्री, ऐसे ही है क्या थे? और हाफ प्रोड्यूस थे, अभी प्लग करने के काबिल नहीं थे। आपने इसकी वैल्यूएशन करवाई कि ये मेरे एप्पल इस वक्त इस वैल्यू के मौजूद हैं, किसके ऊपर? दरख्तों पर। ठीक, अब आपने कहा कि बायोलॉजिकल एसेट एप्पल ऑन ट्रीज, ठीक है जी, यही जा रहे हैं ना आप। और अब आपको समझ नहीं लग रही कि ये इसकी काउंटिंग कैसे होगी। अमाउंट को ये ज्यूम करें, कोई फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, किसके ऊपर लिखने हैं? ऑलवेज किसके ऊपर IS 41 चलेगा? ये कॉस्ट टू सेल क्या होता है? बेचने का खर्चा, ठीक है, बेचने का खर्चा। लेकिन इसके अंदर कैरेज नहीं शामिल करनी। ठीक है, कैरेज शामिल नहीं करनी। ये कॉस्ट टू सेल है, ऐसे है कोई कमीशन देनी पड़ गई, कोई गवर्नमेंट ने कोई लेवी ले ली, कोई टैक्स ले लिया। ठीक, मंडियों का टैक्स होता है मुख्तलिफ़ किस्म का, जब हम मवेशी लेकर जाते हैं वहाँ पर बेचने के लिए, या फिर गंदम काट के जब लेकर जाते हैं तो बेचने के लिए उसका खर्चा होगा। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसेट कोई अमाउंट अज्यूम करें जी, कोई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कोई वैल्यू अज्यूम करें। 10 मिलियन, लेंगा। ये तो हो गया डेबिट। व्हाट शुड बी क्रेडिट? आपने कहा बायोलॉजिकल एसेट मैंने लिखकर छोड़ना है। ये प्लांट सारे का सारा आपका क्या है? गेन है। क्या है? सारे का सारा क्या आपका? गेन। अब आपने यहाँ पर गेन एक रिकॉर्ड कर लिया है, कितने का? 1 लाख। यहाँ पे जाके प्लग हो गए, ठीक। यहाँ पर जाकर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या थी? कोई ये अज्यूम कर लें कोई वैल्यू, 1,40,000। अब एक एंट्री आप पास कर चुके हुए हैं 31 दिसंबर 23 के ऊपर और 30 अप्रैल 24 के ऊपर
पॉइंट ऑफ क्या आ गया, हार्वेस्ट आ गया। अब आपकी इन्वेंट्री आ जानी चाहिए एप्पल्स की, कितने पे, 1,40,000। ये क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब क्या ये बायोलॉजिकल एसेट खत्म हो गए, खत्म हो गया ना कहानी, बायोलॉजिकल एसेट खत्म हो गए तो क्रेडिट कर दो। कितने का रिकॉर्ड किया था, 40,000, बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो अगर एक ही साल में वही वाली कहानी आ जाए तो ये इकट्ठा 1,40,000 गेन आ जाना था। अब 2 सालों में आया तो 2 सालों के अंदर इकट्ठा हो गया क्या हो गया, वंस अगेन 1,40,000 क्या आ गया, गेन आ गया। कहानी कंफ्यूजन खत्म हो गई। अभी तो मैंने सारी कहानी पढ़ानी थी, इतनी लंबी चौड़ी, आपने पहले से ही कहा कि नहीं सर ज़रा ये वाली कहानी दिमागों में खलल डाल रही है तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दे, हो गया जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। वो किसी ने कोई शेर वगैरह सुनाना हो, कोई लतीफ़ा वगैरह सुनाना हो, वेलकम है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना हमने, डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते पढ़ते, तो इट्स अप टू यू। सबके दिल की बात बच्चे ने कर छोड़ी है, क्लास का टाइम थोड़ा कम कर दें। और एक दूसरी फरमाइश मेरे पास आई हुई है कि टाइम कहाँ पर ले जाएं, सुबह 8 बजे ले जाएं। मैंने तकरीबन कल सारी वर्किंग कर ली थी, सारा इतना कुछ किया, रात को फाइल करप्ट हो गई। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये करप्ट हुई पड़ी है। टाइम टेबल को सेटिंग की है और वो करप्ट हो गई। मतलब ये है कि जी मुझे दोबारा से 3 घंटे 4 घंटे लगाने पड़े। हाँ कोई बात नहीं सर, तुसी लाओ। हाँ अच्छा जी, फिर नहीं समझा। फिर कोई शायरी, कोई थोड़ी बहुत, सारे ही जो सीए के बंदे हैं ना, सारे ही बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, चक्कर ही कोई नहीं है। हमने बस पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। कायद आज़म ने फरमाया सिर्फ काम काम और सिर्फ काम, वो भी नहीं होता, वो हमने करना नहीं होता ना। हाँ वो हमने करना नहीं होता। हो सकता है अगर हम 3 घंटे रील्स देख सकते हैं तो इसका मतलब है 2 घंटे पढ़ भी सकते हैं। तो बात है, आपने मजे की बात ये है, जिस दिन पेपर देख के आते हैं ना, उस दिन ऐसा अज़म होता है कि नहीं इस दफा तो, अगली दफा तो ऐसा पढ़ना है कि बस मैं मेरिट ही निकालूंगा। वो मेरिट से याद आया कि R2 में जो गोल्ड मेडल लेगा उसके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सरप्राइज जो होगा वो अवेलेबल है। नहीं, मैंने तो थोड़ी सी एंथुसिज्म देनी है। R2 में जो गोल्ड मेडल लेगा क्लास में से, उसके लिए एक हैवी किस्म का इनाम। जरा सोचें कितना को होना चाहिए जी। टाइम इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। चलें, हम कहते हैं कि जी टाइम चेंज हो गया, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 5 दिन क्लास डेली बेसिस पर होगी। चलें अब बताएं। हाँ नहीं सुबह से नहीं, कल से नहीं, अभी नहीं, मुझे 2-3 दिन दें ज़रा। मैं सारे टीचर से सारा वो एक
अब चूंकि ज़ीरो से काम करना पड़ना है मुझे दोबारा से, तो इट विल टेक अ बिट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, ये हो गया, समझें। गोल्ड मेडल कितना होना चाहिए, कोई नाम? मेरे हिसाब से तो जो नया वाला प्राडो आया है ना, क्रूजर भी प्राडो, वो होना चाहिए, फिर मैं ले लूँगा। ये तेरा तो ना लैन का इरादा होया ना मैरिट लैना है, ना इनाम लैन का इरादा होया ना। तो ऐसे प्राडो आ जाएगा। दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल। अच्छा, ये बच्चा जो है ना चाहता है किसी को भी ना मिले। हाँ, उतनी वो रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन जितनी पूरी हो सके। सोच बढ़िया होनी चाहिए। सोच बहुत बुलंद होनी चाहिए पास होने की। बहरहाल जी, इंशाल्लाह इनाम आपका पक्का है। गोल्ड मेडल हो तो एक स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा आपको, IS 37, IS, उसके अंदर होती है ऑब्लिगेशंस। ठीक, एक ऑब्लिगेशन होती है बाय लॉ और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ये होती है कि अगर मैंने कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, इतने ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और गवाह मौजूद हैं, और एक एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाए स्टूडेंट्स के दरमियान में, मैंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी, उसमें आपके अंदर एक वैलिड एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई, तो फिर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू हो जाएगी। ठीक, ये एक लायबिलिटी बन जाएगी कि जो सा बच्चा गोल्ड मेडल लेगा या मेरिट सर्टिफिकेट लेगा उसको इनाम मिलेगा। और एक बात मैं कर दूं, ये इनाम 1 लाख से ज़्यादा होगा। 1 लाख रुपया, पैसे नहीं, ₹100,000, ग्रेटर दैन ₹100,000, उससे ज़्यादा होगा। और बाकी जितने कोई एक आधा पेपर रह गया होगा तो वो भी फ्री में हो जाएगा। हो, क्योंकि R2 के लेवल के ऊपर तो यही कहानी होगी ना, कोई एक आधा ही पेपर रह गया होगा या वैसे ही क्लियर हो गया रहेगा। लें जी, अब उस लिहाज से पढ़ना है, मुकाबला सख्त है, पूरे पाकिस्तान से एक बंदे का आना है, और वो ये वाली क्लास हो सकती है। फिर भी 1 लाख, ये 1970 से महंगी हो गई है। मैंने कहा ग्रेटर देन, यानी 2 लाख से लेस देन, हाँ, यानी कि 2 से लेस देन। I don't know. There may be greater than that. There may be greater than that. But it's greater than 100,000। ठीक है जी, तस्वीर खींच लें। अच्छा जी, चलो वापस आ जाओ दुनिया जान में, बातें शुरू हो गई हैं। कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को। इसके अंदर कैपेबिलिटी टू चेंज हो, मसलन फिश है तो फिश क्या होती है, ऐसा ऐसा ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो लिविंग एनिमल्स हैं या लिविंग प्लांट्स हैं, आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितनी कहानियां आ गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी कहानियां थी। ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन। वंस अगेन आपको बार बार वो बातें पढ़ना पड़ेंगी, तब कहीं पे जाके लिंकिंग अच्छी होगी। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, ये इसकी मिसाल मैं दे चुका हूं। मेजरमेंट ऑफ चेंज, क्या मेजरमेंट हो सकती है कि 1 महीने बाद फिश का वेट कितना है,
या चिकन है तो चिकन का वेट कितना हो गया, अभी हाफ kg का हो गया, 1 महीने बाद फिर वो 1 kg का हो गया, फिर वो जो ही 1.25 kg का होगा उसको उठाएंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो चेंज इन द क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जेनेरिक मेरिट, डेंसिटी, राइपनेस, पता नहीं क्या है कुछ, जेनेटिक, डेंसिटी, राइपनेस, फैट, प्रोटीन, फाइबर, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ है। यह है क्वालिटी की कहानियाँ। और अगली कहानी आएंगी क्वांटिटी की। इसका तो हमें पता है, इसका भी पता है, फाइबर लेंथ, डायामीटर, नंबर ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स क्या होते हैं? फसल के अंदर कितने उसकी शाखें निकली हुई हैं। कोई अंग्रेजी दान बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? और डिक्शनरी भी यूज़ कर लिया करें कभी। ठीक है जी, लग गई समझ? लग गई। ये कभी कभी मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं, उसके लिए डिक्शनरी रखें मोबाइल के अंदर। वर्ड वेब एक अच्छी डिक्शनरी है। चलें जी। कॉमन फीचर में कैपेबिलिटी ऑफ चेंज है। नंबर 2 मैनेजमेंट इसकी ज़रूरी है। नंबर 3 ये मेजरमेंट हो सके, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की कहानी हो सके। मेजरमेंट में इसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। कितनी बातें हो गई थी? काफ़ी बातें हो गई। मेरा ख्याल है ये बेचारा बियरर प्लांट भी आप आराम से पढ़ लेंगे, समझ तो लग गई है। पढ़ लोगे ना? नहीं, आप घर जाके। हाँ, लेकिन आज क्यों? आज क्या है? आज का काम कल पर नहीं डालते बेटा। पहला दिन 4:50 हो जाते हैं। टाइम क्या हुआ है? अभी तो 3:30। ओ भी बड़ा टाइम है, ओ टेंशन नहीं लेने का। शुरू कितने बजे हुई थी? वो उसका नहीं मसला। मसला ये नहीं है कि शुरू कब हुई थी क्लास, मसला ये है कि एंड कब होनी है। एंड 4:15 बजे हो जानी चाहिए, ऐसे ही है। 8 बजे बुला के पीछे 3 घंटे की करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 4:50 नहीं, ये टाइम लेता है। जनाब इज़्ज़त माफ आपके सोने का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह आपका टाइम, क्लास का टाइम सुबह 8 बजे इंशाल्लाह कर देंगे, ठीक है। और बच्चे ने कह दिया 3 घंटे बेशक पढ़ा लें। 1.5 आवर ब्रेक। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि लंबर वाला जो है ये बियरर प्लांट नहीं होगा, ये IS 41 में आएगा। तो प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड, ये ऐसे जो प्लांट्स हैं ये बियरर प्लांट्स नहीं होते हैं। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than as incidental scrap sale. IS 41 इन पे अप्लाई होगा। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
and more than a remote likelihood, बहुत कम chances हैं that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than that as ये क्या कहानी है। एनुअल क्रॉप्स भी नहीं आएंगी, इसके ऊपर मैं ज़रा देखूंगा ये क्या चीज़ यहाँ पर क्यों आई हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? मसलन अगर आप काऊ के ऊपर जाके लगाना शुरू करें कि इसकी लाइफ क्या है, 5 साल है, और आप कहें कि मैं काऊ को भी IS 16 में ले जाऊं, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? बियरर प्लांट्स के लिए है। ठीक, काऊ जिसकी लाइफ 5 साल है, 7 साल है, जितनी भी है, ये IS 41 के तहत आ जाएगी, चाहे इससे मिल्क हासिल होना हो, चाहे ये गाय बकरा ईद के लिए इसको बेचने के लिए बड़ा किया जा रहा हो। ठीक, ये कहाँ पर आ जाएगी? IS 41 के तहत आ जाएगी। चलो यार, मैं थक गया हूँ, बोर काम करके ना थक जाते हैं। जब बोर काम आ जाए ना, तो कोई ना कोई सवाल शुरू कर देना चाहिए, कोई मैथमेटिकल काम करना चाहिए। थ्योरी पढ़ के इंसान क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। चलें जी, अब तो आप लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डिज़ाइन कर लें अपने, ये इकट्ठा करेंगे। बाकी बातें आपको ये PDF मिल जाएगा, आप घर में बैठ के आराम से PDF को देखते रहें, पढ़ते रहें। ग्रुप बन गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना भी? चलो बन जाएगा, क्यों टेंशन लेते हैं। स्टैंडर्ड कल मैंने ख़त्म कर देना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने बोला था 2 या मैक्सिमम 3 दिन। तो ये सारा पढ़ लिया हुआ है आपने, ये सारा क्या कर लिया हुआ है? अभी मैंने सारी डिस्कशन कर दी हुई है, आपने जस्ट जर्नल एंट्री की फॉर्म में वाली सारी डिस्कशन को कन्वर्ट करवाना है, नथिंग एल्स। फॉर्मेट डिज़ाइन कर लें जर्नल एंट्री का। कोई नहीं होता वो खब्बा डेबिट तो सजा क्रेडिट थोड़ा सा ना ITA में चले जाओ बेटा, FAR 1 वाली कहानी नहीं, ITA वाली कहानी में चले जाओ ज़रा। कुछ फॉर्मेट हुआ करता था। FAR 2 आसान है, ये मुश्किल है। R2 FAR 1 से आसान है। FAR 2 का कोर्स बहुत लेंथी है, ये तो बहुत लेंथी है। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, जब कभी भी आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आएँ तो कम से कम अपने ये 2 कॉलम लाजमी तौर पे बना दिया करें। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, R1 R2 CFAB, एंट्री से जान नहीं छूटनी है। ये 2 कॉलम लाजमी बना दिया करें। डेट डिस्क्रिप्शन बेशक इकट्ठा कर दें, लेकिन ये 2 कॉलम ज़रूर बना लिया करें। ये पेपर की टेक्निक्स की कहानी है बस, कि एग्जामिनर को इतना अच्छा बता दो कि एग्जामिनर को मुश्किल ना हो, ना ही आपको मुश्किल हो। मेरा ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस है, जो बच्चा ये वाला काम नहीं करता ना, उसका डेबिट एंड क्रेडिट लाजमी मिक्स होता है।
टीचर की सिमेट्री कुछ और होती है, स्टूडेंट की वो सिमेट्री होती नहीं है। और हम टीचर्स को देखते हुए कि उसने कोई कॉलम नहीं बनाए, उसने बस डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है और बड़ा अच्छा सा लिखा जा रहा है, हम लोग भी वही वाला काम करना शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट आपस में मिक्स होते हैं। कभी खुद भी करके देखिएगा, अपनी पुरानी कोई जो लिखी हुई लिखाई को ना देखिएगा, ऐसे जा रहा होता है या ऐसे आ रही होती है। और मैंने तो ऐसी साइंसें देखी हुई हैं कि मैं फिर बच्चों को बोलता हूँ कि काइंडली खुदारा ये वाले काम ऐसे कर लिया करें। चलें जी, शुरू करते हैं। अली लिमिटेड इज डीलिंग विद द फॉलोइंग 4 ट्रांजैक्शंस। लग रही थे 6-7 ने। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: परचेज्ड 5 3-year-old लैंड ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 55,000 ईच। जी, द कैरेज इज पेड वाज 5,000 ईच। दीज लैम्प्स वर परचेज फॉर सेल ऑन बकरा ईद एंड फॉर मिल्क। ये मिल्क क्या चीज बनेगी? और ये बकरा ईद पर जो मज़े मज़े से कोफ्ते और बोटियां खाएंगे वो क्या होगा? वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। मीट भी क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। अच्छा, इफ अली लिमिटेड विशेस टू सेल देम टुडे इट विल हैव टू इनकर सेल्स कमीशन ऑफ 2%। अगर ये इसको आज ही बेच देता है तो 2% कमीशन देना पड़ेगा और गवर्नमेंट लेवी भी देनी पड़ेगी। कितनी? 1%। अब हमने पास करनी है इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री पास करनी है। इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर ये बताएं मेरे पास मैंने खरीदी कितनी? 5 खरीदी हैं। उन कितनी पुरानी थी? 3 साल उनकी लाइफ थी, जितनी बड़ी हो चुकी हुई थी। तो एंट्री क्या बन जाएगी थी? क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है? लिविंग एनिमल है? एनिमल का नाम क्या है? लैम्ब। ठीक है, कितनी है? 5। किस चीज के ऊपर लिखना है? कैसे लिखना है इसे? कॉस्ट पर नहीं लिखना, ये स्पेशल स्टैंडर्ड है। किस पर लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। स्पेशल स्टैंडर्ड है, कॉस्ट आनी नहीं इसमें। डन। ये लिखा जाना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक, डन हो गया। तो अब बताएं फेयर वैल्यू कितनी होगी? खरीदा कितने में? अगर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 50 में। ओ, बेचेंगे अभी तो उसकी फेयर वैल्यू वही है। मार्केट के अंदर वैसे ही चलता है ना। आप एक मवेशी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं, समझें, वहां पर जाके आपने खरीदा, अगर उसी मवेशी मंडी में जाकर आप बेचेंगे तो फिर क्या होगी? वही फेयर वैल्यू होगी, उतने में बिक रहा होगा। तो 55 इसकी क्या होगी? फेयर वैल्यू। बेचने का खर्चा कितने %? टोटल कितने % हो जाएगा? 3%। तो 55 के ऊपर 3% लगा लें जरा। $55,000 माइनस 55,000 के ऊपर 3%। कितनी आप? 53350। ये इसकी 1 है, ये 1 की वैल्यू है। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेटर 266,750। ये आपकी आ गई बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू। कैश आज कितना आउट हुआ है?
इतना ही नहीं हुआ, 55 इतना ही नहीं हुआ। कैश जो आउट हुआ है आपका, अभी आपने 55 का ख़रीदा है और 5 खरीदी। कैरेज की कहानी बात की है, कितना? ये तो जर्नल एंट्री बराबर है, आई नहीं। गेन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। और इनिशियल रिकॉग्निशन पर लॉस आ जाएगा, स्पेशल स्टैंडर्ड है इस मामले में। इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस भी आ सकता है, इनिशियल रिकॉग्निशन पर गेन भी हो सकता है जी। डिफरेंस कितना? 8250। ये आपकी हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन। अब बच्चे ने कहा कोई कैरेज भी तो पे की थी, हमने पे की थी ना, तो कैरेज एक एक्सपेंस के तौर पर वो भी लिख देंगे आप। एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। किसके, वो तो किसके ऊपर लिखा जाना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। स्पेशल स्टैंडर्ड है इस मामले में, बाकियों से क्या है? हट के है, लेकिन है बहुत आसान। तो कितने हैं जी? 5000 थे और 5 ईच है ना? सारे इकट्ठे ही आए होंगे, आए इकट्ठे होंगे, लिखा हुआ देखना है हमने, लिखा क्या हुआ है? 20। तो ये आपकी कैरेज भी पे होगी। ये किस तारीख का खर्चा है? 1 जनवरी 21 का। ये बताएं, काउंटिंग मुश्किल तो नहीं है, बस ये देखते जाएं कौन सी चीज़ कितने कितने किस तरीके से लिखनी है। डिफरेंस कहाँ पे चला जाएगा? या गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट को अलग से देख लें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आएगा, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मालूम करें और वैल्यू लिखते हैं। कैश कितना आउट हुआ है वो लिखते हैं, डिफरेंस जो आ गया वो क्या आ गया? लॉस। लॉस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज एक्सपेंस भी किधर चला जाता होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता। अगली कहानी, इसकी एंट्री तो आप करेंगे। वो एग्रीकल्चरल है, लैंड पीपीई में जाती है, वो कभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो नहीं आ रही ना लिविंग एनिमल है ना लिविंग प्लांट है, लिहाजा ये लैंड आनी ही नहीं है ये, लेकिन एंट्री आनी है। आइए 16 के तहत आएगी। पीपीई लैंड डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट 5 मिलियन। उस स्क्रीन पे पढ़ने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? समझ लग रही है? इसी तरह से अगर स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ा के पीडीएफ मिल जाए आप लोगों को, यही वाले पीडीएफ मिल जाए कि क्या लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस तो यही है कि स्टूडेंट कहते हैं कि ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। हमने जब रिवीजन करनी है चुप करके हमने वो पीडीएफ निकालने और 2-3-4 पीडीएफ जो चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने पढ़ के रिवीजन कर लेनी।
लें जी, 1 मार्च 21 की कहानी भी हो गई। एक अदद न्याणा हो गया है, इसको इंग्लिश में अब स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या बोलना है? प्रोक्रिएशन होगी। एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 10,000। बेचने का खर्चा अगर इसे आज ही बेच दिया जाए तो कितने का बिक जाएगा? नेट में 7,500 हासिल होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर? बायोलॉजिकल एसेट, ये जून था ये जुलाई था? जुलाई था। 1 जुलाई 21 पर आपका बायोलॉजिकल एसेट आ गया और ये एक अदद लैंप आ गया और ये कितने पे लिखेंगे आप? 7,500 पे लिखेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू 10,000 माइनस 2,500। अच्छा नहीं लिखा गया। What should be credited? Again, well done. बैठे बिठाए मुफ्त में इनकम हो गई है। क्या ये भी इनिशियल रिकॉग्निशन है? क्या ये भी इनिशियल रिकॉग्निशन है? इस इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या हुआ है और ऊपर जो इनिशियल रिकॉग्निशन की थी उस पर क्या हुआ है? तो इसका मतलब है दोनों चीजें इनिशियल रिकॉग्निशन पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वेल डन। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह से। मेरिट लाना हूँ, मैंने तारीफ कर दी है, अब तारीफ की लाज रखनी है आप लोगों ने। 15 दिसंबर 21 एंटिटी हैज शेयर्ड द वूल। ये क्या चीज आ गई? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैविंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? क्या इसके अंदर उसने इकट्ठा नेट करके दे दिया? अब हमें नेट करने की जरूरत नहीं है। एंट्री हाँ, अब वूल लिखनी है फर्स्ट टाइम में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन ये फौरी तौर पर बन जाएगी कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है और ये क्या आ गया आपका? वूल है। लिखा ये जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ले? वर्किंग इसकी होगी अंडर IAS 41 और जो इसकी कॉस्ट बन जाएगी वो फिर किसके बराबर बन जाएगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बराबर इसकी कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे इन्वेंट्री कैसे चलनी है? लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, तो फिर कॉस्ट होनी चाहिए, तो फिर इसको डीम्ड कॉस्ट बोल लेंगे। डीम्ड का मतलब कंसिडर किया गया, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इन्वेंट्री वूल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डायरेक्टली हमें 6,000 की दे दी गई थी और ये भी इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर ही हमें क्या हो गया? गेन हो गया। मौजें ही मौजें, इस स्टैंडर्ड में तो गेन ही गेन आ जा रहा है। ये तारीख थी 15 दिसंबर 21। ऑन 18 दिसंबर 21
entity has harvested the grains having fair value less cost to sell. Grain, इसकी तो एंट्री आप खुद करें, मैंने नहीं करवानी, बहुत होगी, खुद करें खुद, मैं चेक करूँगा सही किया कि नहीं की। खुद करें एंट्री, मैं चेक करूँगा अभी। यहाँ पे इन्वेंट्री भी लिख लेंगे तो ज़िंदगी एग्जामिनर की सुकून में रहेगी कि नहीं? एग्जामिनर की तरह रहेगी, उससे तो पता चल जाएगा, उससे सही समझ लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रूल लिखते हो तो फिर एग्जामिनर को ये सही समझ लगेगी कि ये आपने इन्वेंट्री लिखा है या आपने इसे IS 41 में रखा है। एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा ना। तो इस वजह से एग्जामिनर को क्या करना है, समझाना है। फेल होने की एक रीज़न है कि एग्जामिनर को आप ये कन्वे नहीं कर पाते कि आपने जो नॉलेज है वो सही तरह से प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री लिख दिया होगा तो फिर उसको एग्जैक्ट क्लियर होगा कि इस बच्चे को पता है कि ये कहाँ पर जानी है, इन्वेंट्री में वैल्यू जानी। ठीक है, यार पुराने ज़माना छोड़ दो, 2 लिखना। बीकॉम किया था, आईकॉम ये PRC की देन, PRC की देन। अच्छा भाई भी 2 लिख दिया यार, ऐसे अभी 2 लिख रहे हैं यार। ये 2 लिखना छोड़ दे काइंडली। कौन से 2 से? ये वाला 2 अच्छा छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। खाम में एक 2 लिखने का एक इजाफी जो है ना टेंशन पाली हुई है। और क्या बात है, इसने मेंशन कर दिया है, IS 2 आगे लिख दिया। सुन के लिखा ना? नहीं इन्वेंट्री, ठीक है जी। हाईलाइटर नहीं ज़्यादा कर रही है। ठीक है जी, काइंडली खुदारा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2 लिख के। हाँ ऐसे मैं बताने लगा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, वो लिख रहा है इन्वेंटरी ग्रेन और यहाँ पर लिख रहा है 2 के साथ लिख रहा है गेन। ये 2 लिखने की ज़रूरत निश्ता, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बचपन की कहानियाँ, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, अब तो आप R2 में पहुँच गए हैं, आप कौन सा PRC के अंदर बैठे हुए हैं। अब अपना टाइम जहाँ जहाँ पर भी बच सकता है वो करना है, लेकिन एग्जामिनर को समझाना है। मसलन खाली वो लिख देंगे तो क्या एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये आपने IS 41 के तहत लिखा हुआ है या इसको इन्वेंट्री कंसिडर किया हुआ है?
एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा ना। तो एग्जामिनर को चीज़ समझाएंगे तो एग्जामिनर को समझ लगेगी कि आपको आती है या नहीं आती। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ख्याल रखें और ये टू शू लिखने के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। जो भी कहा था टीचर ने कि लिखना है नहीं लिखना, हमारे गोली कोई भी नहीं लिखता। आजकल की दुनिया में अब नहीं लिखा जाता। इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 18 दिसंबर 21 लिखते रहना तो थोड़ी मर्जी है बच्चों। 40,000 की ये वाली इन्वेंट्री भी लिखी गई। चलें जी, 31 दिसंबर आ गया। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। ईयर एंड आ गया। इस ईयर एंड के ऊपर क्या होनी है जी? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होगा। IAS2 किस पर चलता है? लोअर ऑफ। और IAS41 किस पर चलता है? ठीक है, चलें जी। 31 दिसंबर 21 पर क्या ये जो बच्चा पैदा हुआ था यहाँ पर 1 जुलाई को, इस वक्त इसकी एज 0 थी। क्या ये ईयर एंड पर 6 महीने का हो चुका होगा? जरा गौर से देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक, और जो हमने ख़रीदे थे किनकी एज कितनी थी? ये कितने के हो गए होंगे? ये 4 साल के हो गए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन 3 की भी मिले, 3.5 की भी मिले, 4 की भी मिले, तो फिर कौन से वाली चूज़ करनी होगी? फिर देख के चूज़ करनी पड़ेगी आपको कि आपको कौन से वाली फिट इन करनी है। और ये इन्फॉर्मेशन कल आएगी, कल हम क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्लोजर्स वगैरह भी इसके देखेंगे इंशाल्लाह। जी, क्या वैल्यू बनती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक की कितनी बनती है? 22,500। ये लिखी कितने पे थी? 7,500 पे लिखी थी। क्या ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से गुजरा? बोलें, ग्रोथ एक क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है? ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ईयर एंड के ऊपर ये जो लैम्ब है बायोलॉजिकल एसेट है, जो लैम्ब था 0.5 ईयर वाला, ये कितने पे लिखा जाना चाहिए? 22,500 पे आना चाहिए। बोलें, लेकिन 22,500 पे पहुंचाने के लिए कितना ऐड अप करें? ऐसे देख लें, 7500 पे था, इसको कितने पे लेके जाना है? कितने की इंक्रीज देंगे? 15। एंट्री कितने के साथ होगी? 15 के साथ। 15 के साथ अगर मैं एंट्री पास कर दूंगा तो ये खुद ब खुद कितने पे पहुंच जाएगा? 22,500 पे। तो फिर इसका मतलब है एंट्री कितने की होनी हुई? 15,000 की एंट्री होनी। वर्किंग जैसे मर्जी कर दें, टी काउंट के जरिए कर दें, डिफरेंस लेके कर दें। 22,500 माइनस 7500। बाकी की लैम्प्स एक कितने की? 65,000 की थी हमारे पास। कितने की? 5 ली थी हमने। तो ये 5 जो ली थी और ये लिखी कितने पे थी? 266,750 पर। तो 266,750 पे अगर हमारे पास आ रहा है 266,750 और क्लोजिंग में ये नेट करके फिर लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो गई थी? 60 थी? नहीं, 65 में से 5 गए तो 60 बनते हैं ना। 3 लाख हो गए ये बच्चों।
नहीं है? इसको क्या हो गया इस वक्त? हाँ भाई, उसको तो ब्रेक अदद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। जो 3 साल वाली लैंप थी वो इस वक्त ईयर एंड के ऊपर कितने साल की होगी 4 साल की हो गई होगी। अब हमें 4 साल की लैंप की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास 5 अदद हैं। 60 ज़्यादा 5 कितनी की ऐड अप करें, एंट्री कितने की करें कि ये 3 लाख पर पहुंच जाएगी? 33250 ये भी बायोलॉजिकल एसेट लैंप है, लेकिन ये कितने साल वाली है? 4 ईयर की हो चुकी है। क्रेडिट किसको कर दिया जाए? बायोलॉजिकल एसेट की ग्रोथ हो गई है, इसको क्या कर दें? गेन रिकॉर्ड कर दें। बस कहानी बायोलॉजिकल एसेट की साइड पे होगी। 48,250 ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये गया। ये तारीख है 31 दिसंबर 21 और आपका आधे से ज़्यादा स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है। बेचारी वूल की फेयर वैल्यू 95 है और कॉस्ट टू सेल 10 kg है। व्हाट शुड वी डू? NRV क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? फेयर वैल्यू। इतने में बिकेगा ना। एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर। ये 2 चीज़ें लेनी होती हैं, लेकिन कॉस्ट टू सेल में एक चीज़ आती है, NRV में 2 चीज़ें आ रही होंगी। ऐसे ही है। तो ये नेट करें तो कितने पे बनती है NRV? 80। हमने लिखी किस पे हुई है? 6,000 पे। 60 kg था, हमने कितने पे लिखा था? पर केजी कितने का हुआ? 6,000 तकसीम 60, 100 रुपीज़ का। अब NRV कितने पे जा रही है? तो फिर NRV एडजस्टमेंट करनी चाहिए, वैल्यू डाउन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो इन्वेंट्री वूल क्रेडिट हो जाएगी और एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ है? नेट लॉस कह सकता हूँ 15 का। 60 kg ज़रब 15 की एडजस्टमेंट। कितना? 6,000 कॉस्ट थी माइनस 60 इंटू 85 थी NRV। दूसरा तरीकाकार इसका ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV लगना है। लैंड 6.5 मिलियन की थी, कोई एडजस्टमेंट होगी लैंड की? रिवैल्यूएशन कर दें? ओ कॉस्ट मॉडल है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं होनी। यस जाना है, मैंने भी जाना है। होमवर्क इज इक्वल टू
प्लस जो 2-4 एग्जांपल्स बोलनी है वो खुदारा क्या है, जस्ट आपने पढ़नी है, करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। कोई 4-5 एग्जांपल्स, पहली 4-5 एग्जांपल्स फॉल करेंगी आपकी जो सी कहानियाँ हमने डिस्कस की हैं। ओह यस, आज की PDF कैसे मिलेगी आपको? किसका? हाँ, ये किया जा सकता है, अदरवाइज कोशिश करूँगा ये वाला लेक्चर भाईजान कितनी देर में अपलोड हो जाएगा? ये मेरा नंबर है और उम्मीद तो है मैं एक ड्राइव बनाकर मैं वहाँ पर इसको रख दूँगा और वो वाली ड्राइव का लिंक जो है वो YouTube के ऊपर क्या हो जाएगा, लेक्चर के साथ अटैच हो जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ठीक। और YouTube के ऊपर तो आप आराम से पहुँच जाएंगे, स्कैन्स फैसलाबाद के पेज के ऊपर पहुँच जाओगे ना। भाईजान कदरदान मेहरबान, लेक्चर के साथ ठीक एक ड्राइव का लिंक अटैच हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ड्राइव का नहीं पता? और गूगल यार उस क्या नाम है, लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके PDFs के ऊपर पहुंच जाएंगे। जी बेटा, यस यू कैन गो, इट्स ओके।